नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के संस्करण में आपका स्वागत है। बीते सप्ताह दिवाली की बधाइयों के बीच चर्चा में एक डिप्लोमेट ने कहा कि भई ट्रंप का असली चेहरा है कौन सा। वे एक सांस में चीन को धमकी देते हैं कि भारी टैरिफ लगा देंगे और दूसरी सांस में चीन और अमेरिका के बीच मित्रता की दुहाई देने लगते हैं। अमेरिका के किसी सद्र को इतना बेचैन बदहवास पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता है जैसे चीन ने किसी स्पेल से, जादू के तंत्र से अमेरिका को जकड़ लिया है। ट्रंप छटपटाते हैं, खींचते हैं, मगर फिर बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है भाई इस महाशक्ति की? तो महफिल में कोई बोल उठा कि रेयर अर्थ बड़ी जालिम चीज़ है, ये ट्रंप के पास है नहीं और इसके बिना न कार, न मिसाइल, न मोबाइल। मुझे अचानक याद आ गए अर्चना जौहरी के दो अशार। उसी से दोस्ती भी है, उसी से दुश्मनी भी है। उसी से दोस्ती भी है, उसी से दुश्मनी भी है। वहीं पर आब है लेकिन वहीं पर तिश्नगी भी है। उसे क्या नाम दूं आखिर, सनम, हमदम या हरजाई। उसी पे जान देती हूँ, उसी से ज़िंदगी भी है। मैंने कहा अमेरिका के पूंछ, पंजे, गर्दन सब दबे हैं। रेयर अर्थ तो पूंछ है इसलिए दिख रही है। यह खनिज चीन की अकेली ग्लोबल ताकत नहीं है। रेयर अर्थ की सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण तो नमूना है। चीन के पास बहुत कुछ ऐसा है जो लंबे समय तक पूरी दुनिया के पास नहीं होगा, अमेरिका के पास नहीं होगा। इसलिए ट्रंप जितना भी छटपटाएं, लेकिन उन्हें चीन के साथ बैठकर बराबरी से संधि करनी होगी। और ऐसा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप चीन से संधि की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक इस कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे तब तक सियोल में दोनों देशों के बीच में मुलाकात हो रही होगी। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप आसियान के अपने दौरे में चीन पर निर्भरता कम करने की संधियां भी कर रहे हैं। तो तमाम लोग पिछले अर्थ में जानने के इच्छुक थे कि आखिर चीन पर इस बड़ी निर्भरता की वजह क्या है। तो हमने भी सोचा मौका भी है, क्योंकि ट्रंप और शी सियोल में मिल ही रहे हैं, डील की तैयारी है, तो इस विषय को आज गहराई से खोलकर समझा जाए। किस्सा शुरू होता है इसी साल 10 जून की तारीख से। पश्चिमी लंदन में एक मशहूर भव्य लैंकास्टर हाउस है, जहां जिम्बाब्वे की आज़ादी की संधि पर दस्तखत हुए थे। 1991 में ये इमारत G7 शिखर बैठक की मेज़बान भी थी। यहीं बैठक चल रही थी अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं के लिए। चीन के डिप्टी प्रीमियर ही लीफेंग और अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट यहाँ बैठे हुए थे और दोनों देशों का अमला भारी सौदेबाजी कर रहा था। ये वो दौर था जब चीन और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाए थे 100% से ज़्यादा, और पहली बार समझौते की बात हो रही थी। इस बातचीत के बीच कूटनीतिकार याद कर रहे थे जायफल की, लौंग की, गुआनो की और ब्रिटेन की कपड़ा बुनने वाली मशीनों की। अब आप कहेंगे कि रेयर अर्थ की आपूर्ति पर चीन और अमेरिका की बातचीत का जायफल, लौंग जैसे मसालों या गुआनो जैसी चिड़ियों की बीट से बनी हुई खाद का क्या रिश्ता? दरअसल हुआ ये कि रेयर अर्थ की आपूर्ति के लिए चीन को राजी करने की कवायद के बीच अमेरिका का दल सोलर पैनल के वेफर पर निर्भरता की बातचीत भी ले आया। चीन इसका सबसे बड़ा सप्लायर है। कहते हैं चीन ने इस पर बात करने से ही इनकार कर दिया। चीन के पक्ष ने कहा कि आज की बैठक में बातचीत केवल रेयर अर्थ की होगी, बाकी बातें बात की संधि में। तो अब वही संधि जो होने वाली है, जिस पर चर्चा चल रही थी, शायद उसमें रेयर अर्थ की बात आए। खैर, बाहर बैठे डिप्लोमेट्स को जब चीन के इस रुख के बारे में पता चला तो बेसाख्ता बोल उठे कि आज का चीन 17वीं 18वीं सदी के डच, 19वीं सदी के ब्रिटेन, पेरू और 20वीं सदी के ओपेक की रणनीतिक ताकत के अकेला बराबर है। मतलब ये कि चीन केवल रेयर अर्थ का सुल्तान ही नहीं है, वह 17वीं 18वीं सदी के डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, जो भारत और पूर्वी एशिया के, जैसे मलक्का कहा जाता है इंडोनेशिया, जिसे तब मलक्का कहा जाता था, आज का इंडोनेशिया है, वहाँ से मसालों के कारोबार में एकाधिकार रखती थी। यूरोप को पहुँचने वाला 90% जायफल और लौंग इसी कंपनी के नियंत्रण में था। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज इसी कंपनी के लिए बना था। हॉनरेबल कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी की प्रतिस्पर्धा में बनाई गई थी। खैर, ये कहानी फिर कभी। लेकिन जैसे डच वीओसी फसल उजाड़ कर कीमत बढ़ाती थी, उसी तरह चीन ने हाल में ही रेयर अर्थ के निर्यात पर सख्ती की है। तो केवल लौंग जायफल वाला एक अधिकारी नहीं, चीन 19वीं सदी के ब्रिटेन की तरह मशीनरी पर भी अधिकार रखता है। 19वीं सदी में ब्रिटेन सूती कपड़े बनाने की मशीनों का केंद्र था और इसे पूरी दुनिया को निर्यात करता था। कपास तो भारत और इजिप्ट से आती थी, लेकिन लंकाशायर की मिलों में कोयले से चलने वाले जो करघे थे, उनकी तकनीक पर ब्रिटेन ने दुनिया का 50% कपड़ा उत्पादन अपने हाथ में ले लिया था और वो बाजार की कीमतें तय करता था।
ठीक उसी तरह चीन आज सोलर सेल या सोलर वेफर की मोनोपोली है। एक और किस्सा सुनिए। 19वीं सदी में जब तक उर्वरक नहीं आई थी, केमिकल और फर्टिलाइजर्स नहीं आए थे, तब तक पेरू के पास एक अनोखी खाद थी, गुआनो। समुद्री चिड़ियों की बीट से बनी ये खाद पेरू के तट पर पहाड़ों के तौर पर जमा थी, जैसे कि आज के जर्मेनियम या गैलियम। जंग हुई गुआनो पर कब्जे को लेकर अमेरिका ने कानून बनाया और लैटिन अमेरिका के 94 आइलैंड कब्जा लिए ताकि गुआनो को अमेरिका के खेतों और बाजारों तक लाया जा सके। इधर स्पेन ने तो गुआनो के लिए पेरू पर ही कब्जा कर लिया। चीन की लिथियम रिफाइनिंग क्षमताओं को आज हम ओपेक के कार्टेल की ताकत से भी जोड़ सकते हैं। तो दरअसल लंदन में जो 2 वार्ताएं हुई और उसके बाद की 2 वार्ताएं हुई, उनमें अमेरिका को कुछ खास नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन अब अकेले रेयर अर्थ की नहीं बल्कि करीब करीब आधा दर्जन रणनीतिक खनिजों और उनकी मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों या उनके हिस्सों पुर्जों पर एक अधिकार रखता है, जिनके जरिए दुनिया के कई उद्योगों का काम रुक सकता है। इसलिए ताकतवर ट्रंप को 6 माह की रेयर अर्थ सप्लाई के लाइसेंस पर संतोष करना पड़ा। जून से अक्टूबर तक जब ट्रंप ने चीन को AI चिप्स की तकनीकों के निर्यात पर सख्ती की, चीन ने रेयर अर्थ की पूंछ दबा दी और अमेरिका के उद्योग बिलबिला उठे और बार बार अमेरिका और चीन बातचीत की मेज पर आए। रेयर अर्थ के बारे में अगर चीन की ताकत को जानना है तो आप एक पुराना अर्थम देखिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम रेयर अर्थ के आगे जाते हैं और हम खोलते हैं चीन की इस ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का पूरा रहस्य। ये ताकत उन जटिल आर्थिक सूत्रों से बनी है जिसमें खनिज, उनकी रिफाइनिंग, उत्पादन और आपूर्ति एक साथ पिरोए गए हैं। और यही वो ताकत है जिस वजह से अमेरिका और चीन के बीच आने वाले दिनों में व्यापार संधि सक्रिय होगी या दोनों देश एक बड़ी संधि की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वह संधि बराबरी की होगी, यानी चीन यह संधि अपनी शर्तों पर करने की कोशिश करेगा। तो आपके दिमाग में पहला सवाल होगा कि रेयर अर्थ तो पता है, लेकिन वो कौन से संसाधन हैं जिनके दम पर चीन दुनिया को रेयर अर्थ जैसा एकाधिकार दिखा सकता है। दुनिया को यह बात बहुत बाद में पता चली कि 1980 के दशक में ही देंग शाओपिंग ने चीन को मैन्युफैक्चरिंग की ताकत का जो प्लान दिया था वो दरअसल तकनीकों पर नहीं बल्कि खनिजों के खनन और रिफाइनिंग की योजनाओं पर आधारित था। हमें समझते रहे कि चीन मशीनरी का, तकनीक का हब है, लेकिन उसके पीछे खनिज थे और उनकी रिफाइनिंग की योजनाएं थीं। देंग शाओपिंग का प्लान था कि केवल फैक्ट्री नहीं, पूरी सप्लाई चेन पर नियंत्रण किया जाए। चीन ने न केवल घरेलू खनिज संसाधनों का इस्तेमाल किया बल्कि विदेश में चिली, ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में खदानें खरीदकर पूरी दुनिया में खनिजों की सप्लाई चेन को नियंत्रित किया। इसके पीछे लगाई गई भारी सब्सिडी और तकनीकें। इसलिए आज चीन क्रिटिकल मिनरल्स का ओपेक है। ओपेक में तो कई मुल्क हैं, यहाँ चीन अकेले पूरे ओपेक के बराबर दबदबा रखता है। बैटरी, सोलर, चिप और डिफेंस से जुड़े हुए खनिज अब दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। रेयर अर्थ के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन केवल संदर्भ के लिए बताते हैं कि 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का 70% रेयर अर्थ चीन से आता है और 87% रिफाइनिंग चीन में होती है। पर चीन की असली पकड़ है लिथियम, ग्रेफाइट और कोबाल्ट जैसे नए सुपर मिनरल्स पर। इस सप्लाई चेन में खनन से लेकर रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और निर्यात तक चीन सब कुछ नियंत्रित करता है। लिथियम, ग्रेफाइट और कोबाल्ट नई टेक्नोलॉजी का कच्चा तेल है। हैरत होगी आपको जानकर कि लिथियम के खनन में चीन का हिस्सा करीब 18% है, लेकिन बैटरी ग्रेड प्रोसेसिंग में ये 58% लिथियम पर कंट्रोल रखता है। ऑस्ट्रेलिया का लिथियम भी प्रोसेसिंग के लिए चीन जाता है। 2024 में चीन ने दुनिया का 79% नेचुरल ग्रेफाइट निकाला और 90% से ज़्यादा ग्रेफाइट अपने यहाँ प्रोसेस किया। इस ग्रेफाइट के बिना ईवी बैटरियाँ और सोलर सेल नहीं बन सकते। कोबाल्ट का ज़्यादातर खनन या इसकी माइनिंग कांगो में होती है, लेकिन चीन की कंपनियों ने वहाँ 80% उत्पादन पर कब्जा जमा लिया है और 72% रिफाइनिंग चीन की कंपनियां खुद करती हैं। अब जरा एक टेबल देखिए। इस टेबल से आपको ये तस्वीर दिखाई देगी कि दुनिया के खनिजों में चीन की हिस्सेदारी कितनी बड़ी है। 2023 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम पर, यह सेमीकंडक्टर और फाइबर ऑप्टिक्स के लिए सबसे ज़रूरी मेटल हैं, इनके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाया। 2024 में एंटी मनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे ग्लोबल सप्लाई करीब 97% गिर गई। 2025 में जापान और यूरोप को चीन ने गैलियम के एक्सपोर्ट में 62% की, यूरोप के लिए एक्सपोर्ट में करीब 45% की कटौती की।
इधर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में माइनिंग अधिकार लिए। इसके बदले इन देशों को अविकसित अल्पविकसित देशों को हवाई अड्डे दिए, रेलवे दिए, हाईवे बनाए और इससे इन खनिजों की आउटसोर्सिंग और इनकी सप्लाई के चेन पर अपना नियंत्रण बना लिया। जो असंगति है जो अमेरिका को परेशान कर रही है, यूरोप को परेशान कर रही है, कुछ हद तक भारत भी परेशान है क्योंकि भारत के पास भी रेयर अर्थ नहीं है, वो सबसे बड़ी ये है कि पश्चिम के देशों के पास, अमेरिका के पास, यूरोप के पास खनिज तो है लेकिन वे खुद खनन और प्रोसेसिंग नहीं कर पाते और इसलिए उनके लिए सस्ता और आसान रास्ता है चीन, कि चीन से इंपोर्ट किया जाए। यही इंपोर्ट की निर्भरता अमेरिका और यूरोप पर भारी पड़ी है। खासतौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने चीन को प्रमुख खनिजों का, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सप्लाई चेन का ग्लोबल गेटकीपर बना दिया है। यानी जहां खनिज मौजूद हैं वहां चीन पहले से मौजूद है और यही चीन की सबसे बड़ी असली रणनीतिक बढ़त है। दूसरा सवाल, ताकत का वो गढ़ कौन सा है रेयर अर्थ के अलावा जिसके जरिए चीन ने दुनिया को अपनी कठपुतली बना रखा है। दरअसल चीन की ताकत कच्चे खनिजों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है। सप्लाई चेन का जो मिडिल लेयर है वो भी चीन के हाथ में है। उसने चुपचाप हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले इंटरमीडिएट केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स के बाजार पर भी कब्जा कर लिया है। खनिजों का उत्पादन चीन के नियंत्रण में है, प्रोसेसिंग चीन के नियंत्रण में है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो बीच के केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो लिथियम आयन बैटरियों, सोलर पैनलों, चिप्स और कई तरीके की दवाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। ये अक्सर आम चर्चा में नहीं आते। ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स चीन की गुप्त सीक्रेट ताकत हैं। जैसे कुछ केमिकल्स का उदाहरण हम देते हैं तो हमें समझ में आएगा। फ्लोरोन बेस्ड केमिकल्स जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सेमीकंडक्टर वेफर की क्लीनिंग में ज़रूरी है और इस वक्त चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लूरस्पार रिजर्व मौजूद है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई का नाम आपने सुना होगा। भारत जैसे फार्मा पावर हाउस भी 70% एपीआई चीन से मंगाते हैं। चीन लगभग 1600 से ज़्यादा तरीके के केमिकल एपीआई बनाता है और दुनिया के 40% मार्केट पर 40% एपीआई यानी दवाओं के कच्चे माल के और केमिकल के मार्केट पर उसका कब्जा है। सोलर बैकशीट और ग्लास पीवी पैनलों के ये बेसिक घटक हैं, 85% चीन में बनते हैं। फ्लोरोपॉलीमर 5G, AI और डिफेंस वायरिंग में काम आने वाला केमिकल है। 60% क्षमता चीन के पास है। ये टेबल देखिए आप, ये बताती है कि चीन का जो पूरा इंटरमीडिएट और केमिकल कंट्रोल है वो कितना बड़ा है और इसमें वो सारे महत्वपूर्ण केमिकल्स और एलिमेंट्स हैं जिनके बिना दुनिया अपने उद्योग तैयार नहीं कर सकती। तो चीन ने क्या किया? चीन ने माइनिंग ही नहीं, वैल्यू एडिशन का भी मास्टर प्लान लागू किया। जैसे रेयर अर्थ से बने परमानेंट मैग्नेट 70% चीन से दुनिया को मिलते हैं और जो हाई परफॉर्मेंस 90% मैग्नेट हैं वो भी चीन में बनते हैं। हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट की ज़रूरत ईवी मोटर्स में, विंड टर्बाइंस में और डिफेंस में होती है। सबसे गंभीर बात यह है कि इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स का कोई आसान विकल्प नहीं होता क्योंकि पूरी सप्लाई चेन में इंटरमीडिएट्स को लाना आसान नहीं है। तो जैसे जैसे दुनिया चीन पर टेक प्रतिबंध लगाती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में लगाए एआई तकनीकों को लेकर, चीन इन केमिकल्स की जो मिडिल सप्लाई चेन है उसको जवाबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। 2024-25 की कुछ घटनाएं ध्यान से देखिए जिनसे आपको इस रणनीति के बारे में पता चलेगा। भविष्य की लड़ाई में अब केवल रॉ मटेरियल ही नहीं बल्कि क्रिटिकल इंटरमीडिएट्स भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 2024 में चीन ने 1170 GWH लिथियम आयन बैटरियों का उत्पादन किया जो दुनिया में 76% था। इसका मतलब यह है कि जो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स और कैथोड केमिकल्स हैं उस पर भी उसकी पकड़ मजबूत है। और इसी तरह फ्लोरीन आधारित केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स के एपीआई, सोलर पैनल्स के और भी तमाम चीज़ें जिनके बारे में मैंने बताया, ये चीन के नियंत्रण में है। चीन ने बार बार अपनी केमिकल ताकत दिखाई है। जैसे जनवरी 2024 में चीन की एनर्जी पॉलिसी में एक चेंज आया और जिसके बाद पीवी ग्लास की कमी हो गई, जिससे 18 गीगावाट की ग्लोबल सोलर क्षमता को लगाने में देरी हुई। मार्च 2024 में चीन ने गैलियम आर्सेनाइड जैसे केमिकल पर प्रतिबंध लगा दिए। इनका इस्तेमाल अमेरिकी डिफेंस रडार इंडस्ट्री में होता है। इसका इंपोर्ट अमेरिका में करीब 77% गिर गया। कोविड के दौरान भी जब एपीआई की सप्लाई बंद हुई तो भारत सहित कई देशों में दवा संकट की नौबत आ गई। बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेपरेटर की 80% सप्लाई चीन से आती है। इसका मतलब है कि चीन के बिना ईवी बनाना लगभग असंभव है। और इसी सितंबर में चीन ने
कई क्रिटिकल मटेरियल के निर्यात के नियम बदले और दुनिया थरथरा गई। और यही वो मौका था सितंबर में जब चीन और अमेरिका के बीच नया व्यापार युद्ध शुरू हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो चीन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि वो पलट गए और वो अब चीन के साथ एक संधि पर बातचीत करने वाले हैं। यूरोप परेशान है, भारत परेशान है, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात के नियम बदल दिए हैं और सख्त कर दिए हैं। और बेहद कठोर नियमों के तहत एंड यूज़ की मॉनिटरिंग के आधार पर चीन रेयर अर्थ को एक्सपोर्ट कर रहा है। आप कहेंगे खनिज हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए, फिर क्या बचा और कहाँ है चीन का दबदबा? दरअसल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बादशाहत है। चीन ने इसे अपनी माइनिंग ताकत के साथ कुछ इस तरह पिरोया है जिससे कि बैटरियां, सोलर पैनल, चिप्स और टेलीकॉम सिस्टम जैसी चीज़ें एक साथ चीन की पूरी सप्लाई चेन में बनती हैं। पिछले दशक में चीन ने मेड इन चाइना 2025 की रणनीति लागू की, जिसके तहत सरकार ने निवेश पर भारी सब्सिडी दी, जिससे चीन क्लीन टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री बन गया। अब चीन उस सब्सिडी को ख़त्म कर रहा है। 2024 में चीन ने दुनिया की 76% लिथियम आयन बैटरियां बनाई, कैथोड 90% और एनोड 97%। ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं जो चीन में बनते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरियों का लगभग 100% कैथोड चीन से आता है। चीन 85% से ज़्यादा सोलर सेल मॉड्यूल बनाता है। 2024 में चीन ने 236 गीगावाट के सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट किए, यानी करीब करीब 80 करोड़ घरों में ऊर्जा के बराबर सोलर सेल चीन से गए। और यही वो एकाधिकार था जिस पर अमेरिका परेशान था और जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि लंदन की बैठक में अमेरिका ने मामला उठाया और चीन ने इस पर कोई भी समझौता करने से मना कर दिया। चीन ने सेमीकंडक्टर चिप्स के जो बैक एंड प्रोसेसेस हैं, जिनमें पैकेजिंग और टेस्टिंग है, इनका 40% हिस्सा अपने कंट्रोल में रखा है। ताइवान की जो प्रमुख चिप कंपनी है SMIC, वो मिड-टेक चिप्स बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन चीन इस बाज़ार में अभी भी बड़ा खिलाड़ी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए तो आपको चीन की जो तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, खनिज, इंटरमीडिएट और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की पकड़ पर समझ में आएगा। और ये आंकड़े देखिए कि चीन की वैश्विक हिस्सेदारी कितनी बड़ी है। दरअसल टेक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की ताकत एक मास्टर प्लान से निकली है। चीन ने सस्ते कोयले की बिजली और सरकारी सब्सिडी की मदद से सौर पैनल, सोलर पैनल और बैटरी में खुद को लगभग अजेय बना लिया है। चीन की रणनीति में वैल्यू चेन का कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, यानी चीन सिर्फ कच्चा माल नहीं बेचता, वो फाइनल प्रोडक्ट बनाकर ज़्यादा मुनाफा कमाता है। और तभी तो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के ग्रीन एनर्जी के कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक व्हीकल के रोड मैप चीन पर निर्भर हो चुके हैं। तो इसलिए एक मजबूरी वाला गठजोड़ है जो डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ करने जा रहे हैं। याद कीजिए, जैसे 19वीं सदी में ब्रिटेन आधी दुनिया का कॉटन टेक्सटाइल बनाता था, वैसे ही आज चीन पूरी दुनिया की ग्रीन टेक का कारखाना बन गया है। जनवरी से सितंबर 2024 में चीन ने 2.85 बिलियन बैटरियां एक्सपोर्ट की। अमेरिका में 72% बैटरियां चीन से आती हैं। इन्वर्टर, ई मोटर, चार्जिंग सिस्टम, ईवी पुर्जों का 70% हिस्सा चीन में बनता है। हुआवे और ZTE मिलकर दुनिया के 50% 5G नेटवर्क बनाती हैं। और ख़ासतौर से एशिया और अफ्रीका में हुआवे और ZTE के नेटवर्क पूरी तरह स्थापित और छाए हुए हैं। ड्रोन्स में दुनिया का 70% मार्केट चीन के पास है और ये सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। इस ड्रोन की जो पूरी डाउनस्ट्रीम टेक स्ट्रेटजी है वो चीन के नियंत्रण में है। तो चीन ने खनिज नहीं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन को हथियाया है और जो अब वैश्विक तकनीकी संतुलन को तय करती है। इसलिए पश्चिमी देशों के लिए सस्ती सप्लाई की सुविधा नहीं है। चीन अपनी रणनीतिक निर्भरता के जाल में यूरोप और अमेरिका को पूरी तरह कस चुका है। अब एक और सवाल होगा कि क्या चीन की इस ताकत का कोई रिश्ता दुनिया भर में उसके फैले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से भी है? ज़रूर। आपको याद होगा कि सितंबर-अक्टूबर में इसी साल अमेरिका और चीन के बीच पोर्ट फीस का वार हुआ। ट्रंप ने कहा कि दुनिया का 70% शिपिंग चीन ने कब्जा कर रखा है और इसलिए अमेरिका में आने वाले शिप्स पर ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाएगी। ट्रंप सच कह रहे थे। चीन के पास दुनिया के जहाज निर्माण का लगभग 54% हिस्सा है और अमेरिका के पास 0.1%। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जहाज बनाती ही नहीं और दुनिया के अधिकांश जहाज चीन में बनते हैं। दुनिया के जो फ्लीट है उनका 36% हिस्सा चीन के पास है और ड्राई कैरियर्स में चीन का हिस्सा करीब 48% है।
इसके साथ जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स हैं और उनका जो बुनियादी ढांचा है, चीन उस पर नियंत्रण करता है। BRI, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, उसके जरिए उसने बंदरगाहों, रेल रूट्स, पाइपलाइन और डिजिटल सर्विसेज में निवेश करके सप्लाई नेटवर्क की धमनियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। कुछ आंकड़े देखिए, चौंकाने वाले आंकड़े। 2024 में चीन के 8 बड़े बंदरगाहों ने, पोर्ट्स ने मिलकर 224 मिलियन TEU का कंटेनर ट्रैफिक संभाला। आप जानकर आपको यह आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुल कंटेनर मूवमेंट का 1/3 है। शंघाई पोर्ट ने अकेले 50 मिलियन TEU का ट्रैफिक संभाला और इतना बड़ा आंकड़ा पार करने वाला वो दुनिया का पहला बंदरगाह है। कॉस्को और CM पोर्ट जैसी जो शिपिंग कंपनियां हैं वो ग्रीस, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका में के बड़े बंदरगाहों का संचालन संभालती हैं। चीन की रणनीति बदली है। समुद्री रास्तों पर विवाद और खतरों के बीच चीन ने रेड सी और सुएज कैनाल और मलक्का जैसे जो रास्ते हैं जहां बराबर विवाद होते रहते हैं, उन्हें छोड़कर रेल, रोड और पाइपलाइन के नए विकल्प बना लिए हैं। चीन यूरोप फ्रेट ट्रेन नेटवर्क के तहत हर महीने 1000 से ज़्यादा ट्रेनें यूरेशिया को पार करती हैं और माल 2 हफ्ते में डिलीवर होता है। यानी चीन से माल सीधे यूरोप के बाज़ारों में ट्रेन के रास्ते पहुंचता है। म्यांमार और सेंट्रल एशिया पाइपलाइन को तेल गैस आयात का मुख्य रास्ता बनाया जा रहा है ताकि मलक्का का जो स्ट्रेट्स है, मलक्का का हिस्सा है जहाँ पर टकराव की उम्मीद है, वहाँ पर तेल की सप्लाई को लेकर कोई जोखिम ना आए। ग्वादर और शिंजियांग का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पहले से तैयार हो रहा है। इससे अरब सागर तक चीन को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एक और टेबल देखिए। इस टेबल से आपको पता चलेगा, इन आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज में चीन का प्रभुत्व कितना बड़ा है। और ये आंकड़े 2024-25 के हैं। इसमें कंटेनर पोर्ट ट्रैफिक, वैश्विक शिपिंग, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी और पोर्ट संचालन शामिल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी है। लगभग $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की फिनांसिंग चीन ने उपलब्ध कराई है BRI के तहत, जो कि चीनी बैंक दे रहे हैं। कई देशों के साथ चीन का कारोबार अब युआन में होने लगा है। BRI का अगला स्तर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां हुआवे और ZTE और टेंसेंट जैसी कंपनियां दुनिया के देशों में जहां BRI नेटवर्क चल रहे हैं वहां स्मार्ट सिटी सिस्टम्स में, सर्विलांस टेक्नोलॉजीज़ में और क्लाउड में निवेश करेंगी। अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के पास तकनीक नहीं है, संसाधन सीमित हैं। ऐसे पिछड़े बाजार चीन की इन तकनीकों के लिए बड़ा अवसर लेकर आए हैं। 70 से ज़्यादा देशों में स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी चीन से पहुंचती है। चीन की क्लाउड कंपनियों का विस्तार भी काफ़ी तेज है। साउथ ईस्ट एशिया में अलीपे, वीचैट और वीचैट पे जैसी जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं, ये भी अब दुनिया में फैल रही हैं। इन सेवाओं के जरिए चीन न केवल डेटा तक पहुंच रखता है, बल्कि एक किस्म की डिजिटल सॉवरेनिटी का मॉडल खड़ा कर रहा है, जिसमें पूरी सप्लाई चेन, सर्विस से लेकर मोबाइल बनाने तक और मोबाइल का कच्चा माल और कंपोनेंट बनाने तक चीन के पास है। तो आपका सवाल होना चाहिए कि भविष्य की रणनीतियों पर चीन का प्रभुत्व होगा क्या? भविष्य कैसा दिखता है? क्या आने वाली तकनीकों पर भी चीन की निर्भरता बन जाएगी? दरअसल चीन अब उन तकनीकों पर फोकस कर रहा है जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकती हैं। जिस सप्ताह हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी सप्ताह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुख बैठक में 5 साल के नए प्लान को मंजूरी दी गई है। और वो पूरा का पूरा प्लान एक बड़े हिस्से में चीन के तकनीकी संसाधनों पर केंद्रित है। और चीन और वो ऐसी तकनीकों पर काम करने पर फोकस्ड है जिन्हें डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है। ऐसी तकनीकें जो भविष्य में बाजार की ताकत भी बनेंगी और सामरिक सत्ता भी तय करेंगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो प्लान घोषित किया है उसमें AI हार्डवेयर, जेनेटिक रिसर्च, ड्रोन, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस मैग्नेट, ये सभी सेक्टर ऐसे हैं जहां चीन को तेज़ी से रणनीतिक बढ़त बनानी है और इसे एक किस्म का हथियार बनाना है। ये एक टेबल देखिए जरा सा कि चीन का डुअल यूज़ और इमर्जिंग तकनीकों पर किस तरीके का नियंत्रण है और क्यों चीन की जो मुख्य केंद्रीय आर्थिक कार्य योजना है उसमें इन तकनीकों को सबसे प्रमुख वरीयता क्यों दी गई है। अब जैसे ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि अब इंस्पर और ऐसी जैसी कंपनियां दुनिया में 60% AI सर्वर कंपोनेंट बनाती हैं। DJI के ड्रोन करीब 170 देशों में बिकते हैं और सिविल और मिलिट्री दोनों क्षेत्रों में जाते हैं। 88% परमानेंट मैग्नेट हैं जो जेट्स और MRI में जाते हैं। पश्चिम के डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले 70% पैसिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाइनीज़ सप्लाई पर निर्भर हैं।
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी चीन अब न्यूक्लियर पावर का निर्यातक बन गया है। इसी तरह बायोगैस, डेटा, जेनेटिक्स में चीन के नए ताकत और नया प्रभुत्व निकल रहा है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा देखिए, 2024 तक चीन दुनिया के 60% जीन सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाता था, मशीनें बनाती थी। बीजीआई जीनोमिक्स की जो नेशनल जीन बैंक में जो लाखों जेनेटिक प्रोफाइल मौजूद रहते हैं, ये चीन के पास हैं, और ये बायो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर सवाल भी खड़े करते हैं। और रिसर्च पेपर की बात करें तो करीब 61% रिसर्च पेपर के साथ चीन ग्लोबल लीडर है। तो अब जरा समझिए कि अगर चीन और अमेरिका के बीच संधि ना हो, या ये संधि आने वाले दिनों में टूट जाए और ट्रेड वार हो, तो क्या परिदृश्य बनेगा। चीन की इस सप्लाई चेन पर पकड़ कम से कम इस दशक के अंत तक मजबूती से बनी रहेगी। और ये केवल खनिजों की वजह से नहीं होगी। खनिज तो अफ्रीका के पास भी हैं, दुनिया के कई देशों के पास भी हैं, बल्कि वो 3 दशकों की जो निवेश रणनीति है वो अब पूरी तरह खुलकर सामने आ रही है। इसमें प्रोसेसिंग तकनीकें भी हैं, बुनियादी ढांचा भी है, बाजार पर नियंत्रण भी है, इंटरमीडिएट केमिकल्स भी हैं, शिपिंग और जहाज और बंदरगाहों पर नियंत्रण है। आप कहेंगे कि शायद 1970 के दशक में ओपेक ने जैसे पश्चिमी देशों की तेल आपूर्ति रोकी थी, और जिसके बाद दुनिया ने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन सीखा था, कुछ वैसा होने वाला है। हो सकता है, लेकिन चीन की पकड़ को तोड़ना इस वक्त खासा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को, पूरे सप्लाई चेन सिस्टम को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। तेल केवल एक कमोडिटी थी, पर चीन के पास जितनी बहुआयामी क्षमताएं हैं, उनके लिए दुनिया के देशों को अपनी क्षमताओं को नए सिरे से बनाना होगा, और इसलिए चीन को हटाने की सोच अभी फ़िलहाल दूर की कौड़ी है। उदाहरण के लिए जैसे देखें कि ऑस्ट्रेलिया को 50 गुना से ज़्यादा मेट्रोलॉजिस्ट चाहिए, और दुनिया में धातु विज्ञानी हैं ही नहीं, जो मौजूद हैं वो चीन के पास हैं। और इसलिए अब दुनिया भी चीन से डिकपल नहीं होना चाहती, अलग नहीं होना चाहती। रीबैलेंसिंग की कोशिश है, जोखिम घटाने की कोशिश है, रणनीतिक सप्लाई में आत्मनिर्भरता बनाने की कोशिश है। तमाम टेंट्रम्स के बाद, धमकियों के बाद, सारी कोशिशों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस हकीकत को समझ गए हैं, और इसलिए वो एक हाथ से धमकी देते हैं और दूसरी तरफ चीन के साथ संधि करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस संधि का मसौदा अब लगभग तैयार है जब तक हम इसे रिकॉर्ड कर रहे थे। अर्थ में आज इतना ही। अगर आप को किस्से सुनने का शौक़ है तो आइए इंस्टाग्राम पर और जुड़िए टाइम मशीन से। दैनिक खबरों का और ख़ासतौर से महत्वपूर्ण खबरों में क्या हो रहा है आपको पता है, पर क्यों हो रहा है ये जानना है तो इंस्टाग्राम पर दवाई फैक्टर को से जुड़िए। और हम हर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार किसी किताब को लेकर भी इंस्टाग्राम पर आते हैं बुकनू में, वहाँ भी आपका स्वागत है। फिर मिलते हैं अगले अर्थ में।